नमस्कार साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग 18 से 22 का ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं और इस ट्रेंड एनालिसिस के श्रृंखला में हम आपसे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट पे डिस्कस कर रहे हैं। इकोलॉजी इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिससे लगभग क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अगर आप आईएएस का पेपर दे रहे हैं तो आईएएस में, या आप यूपीपीएससी दे रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप नई तैयारी कर रहे हैं, नया प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि आप पहले क्वेश्चन के नेचर को समझें। और क्वेश्चन के नेचर को समझने के लिए आपको 5 साल का, कम से कम 5 साल का आपका जो है पीवाईक्यू आपको देखना पड़ेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसी कड़ी में आइए, हमने 2-3 वीडियो बन चुके हैं जिसमें हमने 22 का और 21 का, 20 का ट्रेंड एनालिसिस किया है। आज हम 19 के प्रश्न को देखेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में लास्ट में कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्न पूछने का नेचर क्या है। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन और कारण के क्वेश्चन कंसेप्ट बेस होते हैं, ये बराबर पूछे जा रहे हैं। तो कथन कह रहा है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सच बात है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो मानव समाज हो चाहे नेचुरल रिसोर्स हो, उसके कल्याण की बात करता है, मानव समाज से जुड़ा हुआ है। कारण क्या कह रहा है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। तो हमें थोड़ा सा इस कंसेप्ट को देखना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। आप लोग जानते भी हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अगर हम थोड़ा सा इसको समझ लें तो जो हमारी, जो आपकी जो प्रेजेंट पीढ़ी है, जो वर्तमान पीढ़ी है, अगर हम उसकी बात करें, जो वर्तमान जनरेशन है, या हम फ्यूचर जनरेशन की बात करें, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहता है कि जो इंटरलिंक है उसके बारे में बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसकी बात करता है, किसकी आवश्यकताओं की बात करता है, आवश्यकता की बात करता है। कैसी आवश्यकता? जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं इसकी आवश्यकता की बात करता है कि जो आप उपभोग कर रहे हो, यह उपभोग हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दे सके। राइट? तो ये जो आप आनंद ले रहे हो, चीज़ों को उपभोग कर रहे हो, जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं, ये हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दे सकें, इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसका काम कल्याण से है। बिल्कुल राइट है। तो कथन और कारण दोनों सही है। तो हम देखते हैं कि हमारा विकल्प कौन सा है। तो पहला ही विकल्प हमारा राइट आंसर है कि कथन और कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या करता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? तो प्रश्न ये डिमांड कर रहा है कि जो पर्यावरण से संबंधित ये प्रश्न पूछा जा रहा है वो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिलता है। पहला है, ए कह रहा है कि केवल राज्य के नीति निदेशक तत्व में। दूसरा कह रहा है, बी कह रहा है केवल मूल कर्तव्यों में। सी, ए और बी दोनों में। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जवाब है कि सी, दोनों में मिलता है। अगर हम राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करें दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपका आर्टिकल है, जो आपका आर्टिकल 48 का, या आप ये कह लीजिए, तो इसमें पर्यावरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और साथ ही अगर हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो मूल कर्तव्य किस में है? ये आपका जो आर्टिकल 51 है, 51A, इसमें जी जो आपका सब क्लॉज है उसमें ये इन्वायरमेंट की बात की गई है। तो आपका जो सही जवाब है वो सी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा जा रहा है आपसे। ए कह रहा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से। तो आपको देखना है यहाँ पे कि ये पूछ रहा है कि कौन सुमेलित
नहीं है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये बायोडाइवर्सिटी से बिल्कुल ये सुमेलित है, बायोडाइवर्सिटी से ये आपका सुमेलित है। और स्टॉकहोम सम्मेलन ये भी बिल्कुल आपका जो है बायोटिक जो पोल्यूटेंट होते हैं इससे रिलेटेड है। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ओजोन परत से संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण ये आपका सुमेलित नहीं है। क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है वो किससे संबंधित है, वो आपका संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों से। किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और हम देख लेते हैं। अगर हम आपको बताएं कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1997 में हुआ था। और ये इफेक्ट में कब आया था, तो ये आपका आया था 2005 में इफेक्टिव हुआ था। अगर मॉन्ट्रियल हम प्रोटोकॉल की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, जो ओजोन परत से संबंधित है। और इफेक्टिव कब हुआ था, तो 1989 में इफेक्टिव हुआ था। अगर हम स्टॉकहोम की बात करें कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, तो बहुत ही फेमस है, पर्यावरण पे पहला सम्मेलन था। ये आपका कब हुआ था, 1972 में हुआ था। अगर हम कार्टाजेना की बात करें, कार्टाजेना सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं जो कि आपकी बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, तो ये जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था, ये आपका 2000 में हुआ था। और ये इफेक्टिव कब हुआ था, तो ये 2003 में हो, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथनीय दूसरे को कारण कहा गया है। फिर से कथन और कारण के प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं कथन क्या कह रहा है। कथन कह रहा है उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। कारण कह रहा है तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। तो थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं, प्रश्न को आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। ये आपका जो है, अगर हम इसे, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर होता है। और यहाँ जो आपका 23.5 होता है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध कहते हैं, राइट। तो ये पहला कह रहा है कि तितलियां यहाँ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, इनकी संख्या या इनकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है, पहले हम तितलियों को समझेंगे। एक कोल्ड ब्लडेड होती हैं। कोल्ड ब्लडेड वो प्राणी होते हैं जो अपने टेम्परेचर को नियमित नहीं कर पाते। जैसा वातावरण होता है उस हिसाब से उनका टेम्परेचर अप डाउन होता है। तो ये क्या करती हैं तितलियां, एक कोल्ड ब्लडेड होती हैं। तो यहाँ इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। क्यों कि यहाँ का वातावरण जो होता है गर्म होता है। वातावरण गर्म क्यों होता है, क्योंकि ये जो सन है हमारे, तो ये जो सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पे क्या होती हैं, सीधा लंबवत पड़ती हैं, इसलिए ये एरिया गर्म होता है। गर्म होने के कारण यहाँ तितलियों की संख्या ज़्यादा मात्रा में होती है। क्यों, क्योंकि तितलियाँ, अगर मान लीजिए कि अगर हम ये कहें कि पोलर हो, पोलर पे तितलियां कम होती हैं, क्योंकि अगर यहाँ ज़्यादा ठंड होने के कारण ये उड़ नहीं पाएंगी। इनकी जो बॉडी है उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसा होता है। कारण है तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, वही बात कह रहा है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि तितलियों का जो तापमान होता है वो उनके बॉडी का कोल्ड ब्लडेड होती हैं, वो कम तापमान में नहीं रह सकती। तो ये आपका सही है। तो आपका सही जवाब क्या हुआ, ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, राइट। तो आइए, पहला है लाल शैवाल, बी है भूरा शैवाल, सी हरा शैवाल, और डी नीला शैवाल। तो बहुत ही सामान्य है, बहुत फेमस प्रश्न है, और ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो नीला हरा शैवाल जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो आपके नाइट्रोजन से संबंधित होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारे पौधे होते हैं उनमें प्रोटीन का निर्माण ही नाइट्रोजन के कारण होता है। और ये स्पेशली जो नीला हरा शैवाल है, ये एक फर्न होता है, ये जल में पाया जाता है, और इसका ज़्यादातर हम इस्तेमाल धान की खेत के लिए करते हैं। ये किसके खेती के लिए ज़्यादा उपयोग होता है, धान की खेती के लिए होता है, राइट। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआं या स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से उपस्थित के कारण होता है। आपके पास 4 विकल्प है, ए बी सी डी। इनमें से कह रहा है कि कौन ऐसा विकल्प राइट है जिसके कारण जो है वायुमंडल में स्मॉग होता है।
तो आपका ए कह रहा है ऑक्सीजन तथा ओजोन, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, तो ऑक्सीजन के कारण ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओजोन तथा नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन ये भी नहीं हो सकता, तो सिंपल सा आपका आंसर अपने आप निकल के आ गया डी, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, जिसके कारण जो होता है ये धुंध होता है आपके वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? राइट, इसमें एक पुरस्कार की बात की रही है कि किस यह पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है। ए है जीन संरक्षण, बी पर्यावरण संरक्षण, सी जनसंख्या नियंत्रण और डी प्रदूषण नियंत्रण। तो ये जो 500 पुरस्कार है साथियों, ये आपका पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को कौन देता है? आप जान लीजिए, यूनेप देता है। कौन देता है? यूनेप देता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इस पुरस्कार को देता है। और यह पुरस्कार पहली बार कब से शुरू हुआ है? 1987 से। तो आप इन बातों को भी ध्यान में रखोगे, नेक्स्ट टाइम आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा वो एरिया है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। आपके पास 4 विकल्प है। ए कह रहा है गंगा का मैदान, बी ट्रांस हिमालय, सी पश्चिमी घाट और डी मध्य हिमालय की बात की जा रही। तो आप बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। पश्चिमी घाट के अलावा बायोडाइवर्सिटी और कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ से संबंध है हॉट स्पॉट से। यहाँ किससे संबंध है? हॉट स्पॉट से संबंधित है ये चीज़ें। पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद आप क्या कह सकते हो? पूर्वी हिमालय सबसे ज़्यादा कहाँ फिर पाई जाएगी? पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय में पाई जाएगी। तीसरे नंबर पे कहाँ पाई जाएगी? उसके बाद आप कह सकते हो जो ये आपका म्यांमार और नागालैंड का जो इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ पे म्यांमार और इंडिया सीमा पे, म्यांमार और भारत सीमा पे। और एक और पाई जाती है जो जिसको हम सुंडालैंड कहते हैं, वहाँ भी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये बातें आप ध्यान में रखोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैं आपको बता दूं साथियों, जब भी आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़िए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया है जहाँ चाहे आप आईएएस का एग्जाम में बैठ रहे हो या यूपीपीएससी दे रहे हो, वहाँ से प्रश्न आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो यह पूछ रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उससे संबंधित जो गोल है, एसडीजी की बात कर रहा है, तो भारत में इसकी नोडल संस्था कौन सी है? ए है योजना आयोग, बी विनिवेश आयोग, सी नीति आयोग और डी वित्त आयोग। तो आपका सही जवाब होगा नीति आयोग है, ये नीति आयोग है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? आप जानते ही हो, 1 जनवरी 2015 को हुई है। तो नीति आयोग ही इसको देखता है, एसडीजी को। एसडीजी में कुल 17 गोल होते हैं। यह आपका कब से कब है? यह 2015 से 30 तक निर्धारित है। इसमें टोटल 17 गोल है और ये 17 के 17 गोल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसकी स्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है? तो ये भी उसी से संबंधित प्रश्न है, एसडीजी से संबंधित है। तो इसमें पूछ रखा है कि जो 17 गोल हैं उनमें से कौन सा ये गोल यह व्याख्या करता है कि जिसमें पानी की बात की गई है, वाटर की बात या क्लीन वाटर की बात की जा रही है। ए है एसडीजी 6, बी एसडीजी 7, सी एसडीजी 8, डी एसडीजी 9। तो ये आपका सही जवाब है एसडीजी 6। और आप 17 के 17 गोल को आप प्रॉपर याद करके रखोगे। तो साथियों, इसी के साथ ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, तो समाप्त होता है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।